Assalamu alaikum and welcome to another episode of Wales Podcast. I'm your host मोहम्मद रज़ा हुसैन और आज का जो एपिसोड है वो आज हमारा साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। पिछले दो एपिसोड्स हमारे कॉमर्स की फैकल्टी के साथ थे। आज हम साइंस के दो लेजेंडरी वेरी वेल रिप्यूटेड फैकल्टी मेंबर्स के साथ बात करेंगे, जिसके अंदर बातें होंगी आपकी परफॉर्मेंस की और जो अब CIEs में जितने दिन रह गए हैं उनको लेवरेज करने की। विथ मी आई हैव मिस्टर कमर हुसैन, वेरी वेल नोन फिजिक्स टीचर, एंड सर सुहेल अजीज़ फॉर केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये बताइए, वेल्स कॉलेज में अभी प्री मॉक हुआ है और क्या देखा उसमें आपने? प्री मॉक में इस दफ़ा वही देखा जो कि हर दफ़ा देखते हैं और ज़ाहिर है जब आपके पास एक अच्छा बड़ा सैम्पल साइज़ होता है स्टूडेंट्स का तो मोर और लेस रिजल्ट्स होते हैं वो हर दफ़ा एक जैसे ही होते हैं। तो ज़ाहिर इस साल भी उसी तरह का रिजल्ट इस तरह हर साल होता है और एक मिक्स रिज़ल्ट है। ज़ाहिर है अच्छे परफॉर्मर भी हैं इसमें, अंडर परफॉर्मर भी हैं, मीडियोकर भी हैं। तो लेकिन बहरहाल ओवरऑल अगर एक जनरल स्टेटमेंट दी जाए तो वही है कि स्टूडेंट्स को अभी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। राइट, और मेहनत कैसे करें? अब देखें, ये तो बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं। अभी ओवरऑल अगर मैं अभी आपको अगर एक सिंगल स्टेटमेंट दूं तो वही दे सकता हूं कि मैं ये स्टूडेंट से कह सकता हूं कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड 100% फॉर योर एग्जामिनेशन एंड यू नीड टू वर्क हार्ड इन मैनी एरियाज़। और उन एरियाज़ को मैं स्पेसिफाई करके इंशाल्लाह आज की जो हमारी मीटिंग है, जो हमारी सिटिंग है, उसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। सर सुहेल, आपका क्या फीडबैक है? बिल्कुल ये सेम फीडबैक है। देखिए एक्चुअली जो सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ जो बच्चों के साथ है, जब O लेवल से बच्चा AS में आता है तो वो जो पहले का जो 6 महीने का पीरियड गुजारता है उसमें अपना बहुत वक्त ज़ाया करता है। और इस स्टेज पे जब आप प्री मॉक के स्टेज पर आते हैं तो उसको उस वक्त तक बहुत ज़्यादा एहसास ही नहीं होता कि वो अपना कितना वक्त ज़ाया कर चुका है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रिज़ल्ट ख़राब होने का है वो ये है। अच्छा, सिमिलरली जब बच्चा A2 में जाता है, ऑल्दो को वो रियलाइज़ कर लेता है, लेकिन A2 में उसके साथ एक और इशू आता है, वो आता है प्रिपरेशन का। ऑल्दो कि ये बात हम उसको AS में समझा चुके होते हैं कि देखिए जब आप A2 में जाएंगे तो मेडिकल का बच्चा जो है वो फिर अपने MD कैट की प्रिपरेशन कर रहा होगा, इंजीनियरिंग का बच्चा अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा होगा, जो बच्चे IBA जाना चाह रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो उनका लोड A2 में और बढ़ जाता है। तो वो पूरी तरह से फोकस ही नहीं कर पाते जो उनकी जो साइंस की अपनी जो सब्जेक्ट की स्टडीज़ होती हैं। ये बहुत बड़ी वजह है उस लैकिंग की जिसका सर ने जिक्र किया कि बच्चे जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं हैं और वो प्री मॉक को इतना सीरियस नहीं लेते, हालांकि उनको बहुत सीरियस लेना चाहिए। क्योंकि वो, और मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि ठीक है जी, अगर आप प्री मॉक में आप उतने टॉपिक्स प्रिपेयर करें जितने भी आप कर चुके हैं, उसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें और अपने आप को जज करें उन टॉपिक के बेस पर कि आपने अगर 10 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो आप प्रिपेयर्ड थे तो उसमें आपका स्कोर क्या आया। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि एक्चुअली सिचुएशन आपकी क्या, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इस वक्त जो बच्चा A ग्रेड ला रहा है आपके सारे टेस्ट्स में, सारे, क्योंकि ओवरऑल टेस्टिंग का प्रोसीजर तो चलता रहा है बहुत एक्सटेंसिवली, वो क्या चीज़ सही कर रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं हमेशा बच्चों से एक बात करता हूं। मैं बच्चों से बात करता हूं कि अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स काम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आपको जो ऑर्डिनरी काम है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत है। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम गोइंग टू राइट अ टेस्ट, मेरे फिजिक्स का एक टेस्ट लिखना है, मेरे ग्रेविटेशनल फील्ड का मेरे पास टेस्ट है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड के टेस्ट में जो है वो बच्चा जो है A स्टार नहीं लेकर आएगा जो कि बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी न्यूटन की ग्रेविटी को समझता है या कोई वो जो है वो कैम्ब्रिज से पढ़ के आया हुआ है। एक्चुअली वो बच्चा अच्छा स्कोर करेगा जिसने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रॉपर याद करके सही से लिखा होगा, जिससे न्यूटन का लॉ की मैथमेटिक्स प्रॉपर समझी हुई होगी, जिसको वैल्यू ऑफ G जो है वो इंसर्ट करनी आती होगी, जिसको जो है दो चीज़ों के दरम्यान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालनी आती होगी। तो ये बिल्कुल ऑर्डिनरी चीज़ है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है कि बच्चा इन बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करता। मैं जो ख़ास तौर पे जो जब मैं पेपर 2 चेक कर रहा होता हूँ, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन जिसका जो पेपर होता है हमारा केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, सबसे ज़्यादा लैकिंग मुझे मिलती है ना, वो लिखती है बच्चों की राइटिंग जो कैपेबिलिटीज़ है ना उसके ऊपर। मैं अभी मॉक के पेपर चेक करके आ रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं अभी एक कॉलेज है वहाँ का AS का पेपर चेक कर रहा था। उसमें एक सवाल आया, सवाल सिंपल ये था कि स्टेट 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन बताएं क्या होती हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 सेंटेंस होते हैं। Resultant force in any direction should be 0. Right. Resultant movement about any point should be 0. That's it. अब यकीन करें बच्चे इसको इतना लाइट लेते हैं कि इसको याद करने की जो है तकल्लुफ़ ही नहीं करते
और अगर मैंने फ़र्ज़ करें कि अगर 200 कॉपियाँ चेक की होंगी ना एएस की, तो 200 में कम से कम 100 बच्चों ने ये स्टेटमेंट ही गलत लिखी होगी और ये 2 मार्क्स उन्होंने बिला वजह लूज़ कर दिए। हालांकि कॉन्सेप्ट आता होगा, कुछ भी नहीं, बच्चों को पता है क्या कॉन्सेप्ट। इवन कि मैंने अभी जो सेंटेंस बोला है ना, जो लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको याद हो गया होगा क्या करना है, सही। लेकिन आप चूँकि उसको प्रैक्टिस नहीं करते, ख़ासतौर पर लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आपकी जो राइटिंग का जो आपका पार्ट है, अब जैसे मैंने आपको पेपर 2 का जिक्र किया, एक चीज़ बेसिक चीज़ बच्चे नहीं समझते और हालांकि बार बार एम्फेसाइज किया जाता है। देखें, कोई भी चीज़ जो कि पेपर में आपको लिख कर आनी है ना, वो आप याद करके नहीं जा सकते जब तक आप उसको लिखने की प्रैक्टिस ना करें। असल में हर बच्चा जो है ना शॉर्टकट ढूंढता है। वो कहता है कि मैंने ये लॉ याद कर लिया, दैट्स इट, मैंने ओम्स लॉ याद कर लिया, ठीक है, मैंने एम्पियर लॉ याद कर लिया, ठीक है, मैंने ये लॉ याद कर लिया, ठीक है, उसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। इसका नुकसान क्या होता है कि आप, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, इस तरह की बेसिक मिस्टेक्स करते हैं। आप ओम्स लॉ जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9 से, वो आप गलत लिख कर आते हैं। आप जो बचपन से जो है वो ग्रेविटेशन लॉ पढ़ रहे होते हैं, वो गलत लिख कर आते हैं। आपको एंड टाइम पे ये याद नहीं आता है कि V/IR होता है या I/VR होता है। तो जब तक आप चीज़ें लिखेंगे नहीं ना, आपका प्रॉब्लम रहेगा। अच्छा, इसके अलावा और जो दूसरे इशूज़ हैं वो क्या हैं? इसमें एक इशू जो है, जैसे सर ने बहुत सारे इशूज़ हाईलाइट किए, अगर मैं 1 बाय 1 एक पे बात करूँ, देखिए एएस के बच्चे के अलग प्रॉब्लम होते हैं, A2 के बच्चे के अलग प्रॉब्लम होते हैं। मैं उसमें से कुछ मोटे मोटे प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एएस के बच्चे का सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये होता है कि जब वो एएस में आता है तो वो इतना ओवरवेल्म्ड होता है, पहले उसको समझ में नहीं आता मैं आ कहाँ गया। वो एक कॉलेज लाइफ उसको मिलती है, वो कहता है अरे भैया मैं कहाँ आ गया। वो लाइब्रेरी देखता है, वो बाहर देखता है कितनी आज़ादी है, मैं यहाँ भी बैठ सकता हूँ, मैं वहाँ भी बैठ सकता हूँ, मेरा टाइम टेबल भी बहुत जो फैला हुआ है, फ्लेक्सिबल है, मेरी क्लास 12 बजे तो एक क्लास 3 बजे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बच्चा ओवरवेल्म्ड हो जाता है। वो एक ऐसे स्कूल से आ रहा होता है कि जहाँ वो क्लासरूम में 7:45 बजे दाखिल होता है और 2:45 बजे उसके टीचर उसको धक्का देके बाहर निकालते हैं और 2 बजे घर चला जाता है। वहाँ से वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में आता है कि उसकी पहली क्लास 11 बजे भी हो सकती है सुबह, उसकी पहली क्लास 8 बजे भी हो सकती है, उसकी पहली क्लास दोपहर 3 बजे भी हो सकती है, और 4 बजे तक। और उसको जो लिबर्टी मिलती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, तो उसके साथ साथ उसको एक अथॉरिटी भी मिलती है। उस अथॉरिटी का वो सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, टाइम को मैनेज नहीं कर पाता। नंबर 2 ये, ओ लेवल्स में जिस तरह से उसने पढ़ के आया होता है, ओ लेवल्स में ये पोजीशन होती है कि बच्चा जनवरी से भी अगर पढ़ना शुरू करता है तो मार्च तक 3 महीने में पढ़ के अच्छा ग्रेड ला सकता है। यहाँ पर बच्चा उसी फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो जनवरी में पढ़ना शुरू करता है तो उसको पता चलता है कि भाई ये ट्रेन तो स्टेशन छोड़ चुकी है अपना। ठीक। तीसरा प्रॉब्लम जो एएस के बच्चों को फेस करना पड़ता है वो है एमसीक्यूज़। जो पेपर 1 है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी सर शायद एग्री करेंगे मुझसे, एमसीक्यूज़ का पेपर जो है ना, ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ होती है। इसमें आपको अपने टाइम मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस करनी होती है, इसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट्स की भी प्रैक्टिस करनी होती है। देखिए, अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं, पेपर 2 में मैक्सिमम 7 सवाल हो सकते हैं, 8 सवाल हो सकते हैं, तो मैक्सिमम एग्जामिनर आपसे 7 या 8 कॉन्सेप्ट के बारे में पूछेगा पूरे सिलेबस में से। एमसीक्यूज़ अगर 40 हैं तो ये भी पॉसिबल है कि 40 के 40 एमसीक्यूज़ जो अलग कॉन्सेप्ट्स के हों। तो उसमें इतनी वेराइटी है, आपका दिमाग की उसमें इतनी प्रैक्टिस करनी होती है, आपको अपने दिमाग को इतनी जगह इंगेज करना होता है कि बगैर टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस के और बगैर पूरे सिलेबस की प्रैक्टिस के आप पेपर 1 कर ही नहीं सकते। तो वो जो प्रैक्टिस चाहिए होती है एमसीक्यूज़ की, बच्चा उसको जो उसका ड्यू टाइम होता है, जो उसका रिक्वायर्ड टाइम होता है, वो नहीं दे पाता। तो ये एक फैक्टर हो गया। ठीक है। A2 में अगर आवा जाए तो A2 में तो सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। A2 में सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे का सेशन स्टार्ट होता है, उसका MD कैट स्टार्ट हो जाता है, उसका E कैट स्टार्ट हो जाता है, वो सेट के लिए शुरू हो जाता है, वो IB के टेस्ट के लिए लग जाता है, वो जो है बाहर यूनिवर्सिटी में एडमिशन में लग जाता है, फिर उसकी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है A2 में रीटेक। अब आपके पास 200 बच्चा A2 में आता है तो 200 में से 100 बच्चा ऐसा होता है जो फिजिक्स रीटेक दे रहा होता है, एएस का रीटेक दे रहा होता है, इंग्लिश का रीटेक दे रहा होता है। इसमें होता है कि एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की तो नवंबर तक आपके हाथ ही नहीं लगती। वो अक्टूबर नवंबर दे के आता है तो आपके दिसंबर में मिड टर्म्स चल रहे होते हैं, बच्चा कहता है चलो भाई मैं दिसंबर की छुट्टियां मना के आऊँगा आराम से। और जनवरी में बच्चा आता है, उसने सिलेबस के 5 चैप्टर 6 चैप्टर्स के मिस हुए हुए होते हैं, उसको आपको कोप अप करना होता है। अच्छा, इसके अलावा A2 में एक इशू ये भी होता है कि वो बच्चा, हंसी हम साइंस वालों का बहुत बड़ा बेचारों का डिलेमा है, वो बच्चा जब जिसको आगे जो है प्योर साइंस जो है वो जो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं करनी है। मिसाल के तौर पे बच्चा कह रहा है सर मैं तो CA में एडमिशन ले लिया, मैं तो CA करने जा रहा हूँ, मैंने IB में एडमिशन लिया, मैं IB करने जा रहा हूँ, या मेरी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया जिसमें ग्रेड रिक्वायर्ड ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ सर C लेकर आना है फिजिक्स में, बाकी बस मेरे टेस्ट में मेरे 75% मार्क्स होना चाहिए, उसका सारा फोकस टेस्ट पे चला जाता है, नेस्ट की तरफ चला जाता है, GI की तरफ चला जाता है, तो वो और मोटिवेशन लूज़ कर जाता है। तो उसका ग्रेड जो होता है स्टार, उसकी जो है वो मोटिवेशन ही नहीं रहता। सिर्फ वो बच्चा बचता है जो कि जिसका आगे जो है ग्रेड डिपेंडेंट एडमिशन होना है, मेडिकल वाला बच जाएगा, या जिसके स्कॉलरशिप का मसला है इस तरह का। तो ये बहुत सारे इशूज़ हैं जो कि बच्चे की मोटिवेशन जो है उसको कमज़ोर कर देते हैं, और A2 में स्पेशली हमारे साथ ये मसले आते हैं। सुहेल, मैं आपसे ये पूछूंगा, आज की तारीख में बच्चे को अपना टाइम किस तरह से बाइफर्केट करना चाहिए बिटवीन
what should he do? क्या करना चाहिए उसको to get a good grade now? आज जो हम जिस तारीख पे खड़े हुए हैं. देखें, सबसे पहले तो इस पॉडकास्ट को देखें और इस पॉडकास्ट में सर ने जितनी फिज़िक्स पढ़ाई है, अगर वो इतनी फिज़िक्स पढ़ लें तो फिर इनको ज़रूरत मज़ीद नहीं पड़ेगी. अच्छा, मसला ये है कि देखें, राइट नाउ मेरा ख़्याल है कि बच्चे को जो है वो अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा और सबसे पहला काम वो अपना पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज़ करे. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास जो है वो 30 डेज़ हैं, तो वो 30 डेज़ में कितने दिन जो है उसको एक सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 3 सब्जेक्ट्स में अपेयर हो रहा है, उसके पास 10 डेज़ अवेलेबल हैं और यस, तो अब 10 डेज़ में उसको डिवाइड करना पड़ेगा कि वो किस तरह से उसको मैनेज करे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 22 चैप्टर्स हैं. अब अगर 22 चैप्टर्स जो है वो उसको 10 डेज़ में प्रिपेयर करने हैं तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा. फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों को, जैसे सर ने भी कहा कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, जो पेपर प्रैक्टिस है ना, उसका लैक है. मैं हमेशा स्टूडेंट को एडवाइस करता हूँ इस स्टेज पर आकर कि आपने दिन में कम से कम 2 से 3 पेपर अटैम्प्ट करने हैं. उसमें तरीका ये होता है कि अपना मोबाइल जो है वो घर से, कमरे से बाहर रखें. इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हर मैसेज का जवाब देना और इंस्टाग्राम की हर स्टोरी को फॉलो करना चूँकि बहुत ज़रूरी होता है हमारे बच्चे को, तो वो उसके चक्कर में अगर वो पेपर भी कर रहा होता है तो साथ साथ वो सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है. तो मतलब जो पेरेंट्स देख रहे हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों से को यही समझाएं और बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को समझें कि अपना मोबाइल बाहर रखें. तो एक्चुअली जो हमारा MCQs का पेपर है वो 1 आवर एंड 15 मिनट का होता है. सिमिलरली पेपर 2 भी 1 आवर एंड 15 मिनट का होता है. तो वो बच्चा कमरे में बंद हो जाए, स्टॉप वॉच रखे, और अगर वो स्टॉप वॉच अफोर्ड नहीं कर सकता ख़रीदना तो कोई बात नहीं, किसी घर वालों को बाहर बता दे कि बेटा दरवाज़ा बजा देना, अब्बा अम्मा को बता दे कि दरवाज़ा बजा दे 1 घंटा 15 मिनट के बाद. अच्छा, उसके बाद वो अपना स्कोर जो है वो मार्किंग स्कीम से टैली करे और फिर वो देखे कि वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है. लेकिन अब उसके बाद सपोज उसने 4 टॉपिक ऐसे महसूस किए जिसमें वो स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको इमीडिएटली वो टॉपिक रिवाइज करने चाहिए और फिर नए पेपर की तरफ जाना चाहिए. तो ये सेम विद पेपर 4 है हमारा, जो A2 का पेपर होता है वो 2 आवर्स का होता है. तो उसमें भी सेम प्रैक्टिस वो अप्लाई करेगा तो डेफिनेटली उसका स्कोर ग्रेजुअली इम्प्रूव करता जाएगा और इसी तरह से जो है वो अपने रिज़ल्ट को वो इम्प्रूव कर सकता है. तो राइट नाउ यही है कि वो अपना दिन और रात का कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे. इसकी वजह यह है कि अब आपको अगर एक दिन में आप कम से कम मेरे हिसाब से बच्चों को 8 to 10 आवर्स कम से कम पढ़ना पड़ेगा अगर वो कुछ बेहतर ग्रेड लेना चाहते हैं. तो इससे कम पे मुझे नहीं लगता कि जो है वो आप कोई बेहतर जो है वो ग्रेड ला सकते हैं. आप इस बारे में क्या ख्याल है? डू यू एग्री विद दिस? हाँ, मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ. बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का तो मैंने भी जिक्र किया. टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. 1.25 घंटे का पेपर आपको 1.25 घंटे में ही करना है. लेकिन दिन में कितने पेपर करने चाहिए? देखिए, ये जो है ना, बात सारी है कि मैं एक जनरल स्टेटमेंट तो हर बच्चे के लिए नहीं दे सकता. ये बच्चा टू बच्चा वेरी करता है. देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इसमें करना ही चाहिए कि बच्चे को सबसे पहले अपने टीचर से कंसल्ट करना चाहिए. कंसल्ट क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ. देखिए, बच्चे ने मॉक का पेपर दिया है, उसका रिजल्ट आ गया है, ठीक है. अब एक बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया है वो तो एक जनरल स्टेटमेंट है. बच्चे को ये देखना पड़ेगा कि वो रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आया है. फॉर एग्जांपल अपने टीचर से, मेरा कोई स्टूडेंट है, मैं जैसे अभी मॉक के पेपर का रिव्यू कराऊंगा अभी कल परसों. अब मैं हर बच्चे को इंडिविजुअली ये बताऊँगा कि मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसने फिजिक्स का पेपर दिया. हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर उसका D ग्रेड आ रहा है या उसका C ग्रेड आ रहा है, उसके मार्क्स अगर 100 में से अगर 50 आ रहे हैं या 40 आ रहे हैं या 60 में से अगर 35 आ रहे हैं, तो वो आ क्यों रहे हैं. सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि मिसाल के तौर पर एक हमने स्ट्रक्चर्ड पेपर को हम उठा लेते हैं. हमने देखा कि बच्चा जो है उसने 7 सवाल सॉल्व किए. 7 सवाल में जो बेसिक्स हैं ना वो तो उसके बिल्कुल सही हैं. उसको फॉर्मूले सारे याद हैं, उसको स्टेटमेंट सारी याद हैं, उसको लॉ सारे याद हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन में गलती कर रहा है. ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी अलग होगी. एक बच्चा ऐसा है कि उसकी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है, उसका मैथ्स बहुत अच्छा है. अहमद साहिर ने उसको इतना होमवर्क दिया है, राशा पत्नी ने इतना होमवर्क दिया है कि वो आंखें बंद करके भी मैथ्स कर सकता है. लेकिन उसको लिखना नहीं आता है, उसको डेफिनेशन याद नहीं है, उसको जो है P=VI का फॉर्मूला याद नहीं है. तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी. एक बच्चा वो है कि जिसका ग्रेड अच्छा आया है, मतलब 100 में से 85 लेकर आया है, 80 लेकर आया है, लेकिन हमें लगता है कि उसने अभी 20 मार्क्स भी क्यों लूज़ किया, क्योंकि 100 में से 100 लेकर आने चाहिए थे. उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी. अब देखें, जिस बच्चे को जिसने मैथ्स अच्छा किया है, न्यूमेरिकल्स अच्छी किए हैं, कैलकुलेशन अच्छी की है, लेकिन उसको लॉज याद नहीं है
उसको जो स्टेटमेंट याद नहीं है, तो उसकी स्ट्रैटेजी ये होगी कि उसको हम सबसे पहले ये कहेंगे कि बेटा देखो तुम्हारे 11 चैप्टर है ना ये फिजिक्स में, या 14 चैप्टर तुम्हारे A2 फिजिक्स में, तुम इसमें सिर्फ ये करोगे सबसे पहले सिलेबस में मैं जैसे की पॉइंट्स बच्चों को देता हूँ, इन की पॉइंट्स को रिवाइज करके इनकी लिखने की प्रैक्टिस करो। पूरे चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में 6 डेफिनेशन दी हुई हैं और 6 लॉज दिए हुए हैं, आप बस उनकी लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। और उनको 2-4 दिन लगा के अच्छी तरह, जब उनको आपको अच्छी तरह याद कर लो, लिखने की प्रैक्टिस हो, तो फिर जो सर ने कहा है ना वो 1.25 घंटे का अपना हिसाब लगाओ, ठीक है। वो बच्चा जिसको स्टेटमेंट्स वगैरह सब याद हैं लेकिन वो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो एक डायरेक्ट पास पेपर करे, क्योंकि उसको सिलेबस से लॉस तो याद करने नहीं, उसको याद है, जो प्रैक्टिस होगी न्यूमेरिकल्स की वो पास पेपर से होगी। तो उस बच्चे को हम क्या बोलोगे, उसकी दवा ये है कि तुम्हारे आज ही पास पेपर स्टार्ट कर दो। पहले वाले की दवा क्या है कि तुम आज से पास पेपर स्टार्ट नहीं करो, पहले 4 दिन लगा के पहले वो सिलेबस रिवाइज करो, की पॉइंट्स रिवाइज करो, जैसे सर ने कहा था कि सिलेबस पूरा रिवाइज करो, की पॉइंट्स अपने रिवाइज करो और फिर पास पेपर पकड़ो। और वो बच्चा जो कि हमारे हिसाब से अभी 80 लेकर आ रहा है लेकिन उसको 95 लेकर आने थे, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ पास पेपर की प्रैक्टिस करे, एज मैनी पेपर्स एज पॉसिबल। अच्छा, ठीक है कोई हाँ, मतलब क्योंकि उसको तो स्टेटमेंट भी सारी याद है, उसको न्यूमेरिकल्स भी याद हैं, बस उसकी प्रैक्टिस की लैकिंग है, जिसकी वजह से वो 10-15% मार्क्स लूज़ कर रहा है। वो अपने पास पर जितने करता रहेगा उतनी इंप्रूवमेंट होती रहेगी उसकी। तो ये मतलब बच्चा टू बच्चा वेरी करेगा। 3 तरह के सोल्यूशन होंगे। पहला सोल्यूशन वो होगा जिसमें बच्चा पहले अपना सिलेबस रिवाइज करेगा, लेकिन सिलेबस पूरा नहीं करेगा रिवाइज। अब उसके अगर 14 चैप्टर हैं A2 के, तो सिर्फ चैप्टर पढ़ने में 14 दिन लग जाएंगे, उसको इतना टाइम नहीं है हमारे पास। बच्चों को मैंने की पॉइंट्स दिए हुए हैं, सारे टीचर देते हैं, तो वो जो की पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो डेफिनेशन दिए, उनको रिवाइज करे 4-5 दिन लगा के, और फिर अपने पास पेपर करे। जिस बच्चे को याद सब कुछ है, प्रैक्टिस की कमी है, वो अभी से पास पेपर करे। और वो बच्चा जो कि ग्रेड में बहुत थोड़ा 10-15% जो लैग कर रहा है, उसका बस ये है कि एज मैनी पेपर एज पॉसिबल। ओके सर, हमने मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्टिव की बात भी की, MCQs की बात भी की, कि आपका कॉम्पोनेंट प्रैक्टिकल का भी होता है जी। उसके हवाले से व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द स्टूडेंट्स फॉर अपियरिंग दिस ईयर? देखिए, प्रैक्टिकल का सबसे बड़ा बच्चे को ये समझना होगा कि प्रैक्टिकल में, स्पेशली मैं केमिस्ट्री की अगर बात करूं या फिज़िक्स में भी, एक्चुअली A लेवल का प्रैक्टिकल में सब कुछ पेपर में लिखा हुआ होता है। इवन ये कि ऐसा भी लिखा हुआ होता है कि बच्चे को वो एग्जामिनर कहता है कि 5 मिनट अभी ये काम ना करो, 5 मिनट ये वाला काम कर लो, और फिर जब 5 मिनट हो जाते तो फिर वो कहता है देखो 5 मिनट जो तुमने छोड़ा था ना, अब वो वाला काम दोबारा कर लो। यानी इस हद तक पेपर जो है वो में जी इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं। अब प्रॉब्लम बच्चा क्या करता है, बच्चे का प्रॉब्लम जो है केमिस्ट्री में स्पेशली, सिग्निफिकेंट नंबर का ख्याल रखना है, वो नहीं रखता। उसको कितने डेसिमल प्लेस पे किसकी रीडिंग लिखनी है, वो नहीं रखता। उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसकी कैलकुलेशंस, उसको कैलकुलेशंस ही नहीं आती। और जब वो कैलकुलेशंस नहीं आती तो फिर अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट ये आता है कि जो उसका पेपर में ओवरऑल स्कोर है वो स्कोर गिर जाता है। अच्छा, डाटा कैसे अरेंज करना है, उस डाटा के अरेंज करने के मार्क्स होते हैं, तो बच्चा वो डाटा उस तरह अरेंज ही नहीं करता, रैंडम डाटा लिख देता है। फिर बच्चा जो है वो एक रीडिंग लेता है, फिर रीडिंग लेता रहता है, ये नहीं सोचता कि उसको अगला क्वेश्चन भी करने हैं। तो अगर आपकी रीडिंग आपको लगता है कि गलत भी आई है, तो भाई रीडिंग के मार्क्स जो है वो इतने ज़्यादा नहीं होते। अगर रीडिंग गलत भी आई है तो ठीक है, आप रीडिंग लिखते हैं, आप अगले अटेम्प्ट करें, अगले पार्ट पे जाएं, ताकि आपका कम से कम पेपर पूरा हो, क्योंकि पेपर कंप्लीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जो है वो, अगर वो इन चीज़ों का ख्याल रखेगा और स्पेशली कैलकुलेशंस पे कंसंट्रेट करेगा, तो पेपर 3 उसका जो है वो डेफिनेटली बेहतर हो जाएगा। आप ऐड करेंगे इसमें कुछ? मेरे ख्याल से सर ने जितनी बातें कही 100% मैं एग्री करता हूँ, और ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को कवर करती हैं बातें। बस मेरा जो लास्ट जो स्टेटमेंट होगा वो ये होगा कि ये तमाम जो चीज़ें सर ने हाईलाइट की हैं ना, ये चीज़ें वो बच्चा जो है बेहतर करता है जो रेगुलरली लैब ले रहा होता है। क्योंकि मैंने जो चीज़ नोटिस की वो ये कि बच्चा ना लैब को ज़रा थोड़ा सा इतना सीरियस नहीं लेता। अगर आप एक कॉलेज में सर्वे कराएं और उसमें आप ये चेक कराएं कि सबसे ज़्यादा बंक कौन सी क्लासेस होती हैं, तो मतलब सबसे ज़्यादा बच्चा लैब ही बंक करता है। उसकी वजह से कि लैब 2 घंटे की होती है, बहुत सबर आजमा मरहला होता है, 2 घंटे तक आपको खड़े होकर काम करना होता है, तो बच्चा जो है नेचुरली इसको कोशिश करता है बंक करने की। अच्छा, फिर लैब में चूँकि बच्चा मूव भी कर रहा होता है फिजिकली, तो ज़रा थोड़ा उसका मस्ती का मूड भी ऑन हो जाता है। क्लास में तो कुर्सी पर बैठा हुआ है ना, टीचर उसको देख रहा है, उसको पढ़ना ही है, लेकिन लैब में चूँकि उस पर ज़्यादा हर बच्चे पर तो नज़र नहीं रखी होती टीचर ने, तो बच्चा मूव भी कर रहा होता है, इंटरेक्ट भी कर रहा होता है, फिजिकली भी इधर उधर होता है, तो लैब में बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन भी इतनी नहीं होती। लेकिन फिर उसको इस चीज़ को पे करना पड़ता है एग्जाम में, तो ये भी थोड़ा सा इशू है। लेकिन बाल जो सर ने पॉइंट हाईलाइट किए हैं, ये पॉइंट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में तकरीबन कॉमन ही है। One last piece of advice for children who are appearing in physics A levels.
आपकी तरफ से क्या है? मेरी तो लास्ट मिनट एडवाइस ये है कि देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे जितनी भी लैकिंग हो, चाहे जितने भी बुरे हाल हों, बट यू स्टिल हैव 30 डेज। सही है। और जब तक आपको पता है, जब तक वो कहते हैं कि जब तक वो सांस है तब तक आस है। बिल्कुल सही। ठीक है। तो इफ़ यू स्टिल हैव 30 डेज, इट मीन्स यू शुड नॉट गिव अप। और ये 30 डेज जो है मैक्सिमम जितना इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बात वही है कि अगर कराची में 10,000 बच्चे लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो 10,000 बच्चों को मैं एक एडवाइस तो नहीं दे सकता कि 30 दिन कैसे यूज़ करना है। वो बच्चे की जो स्टेट ऑफ प्रिपरेशन है, जो उसका स्टेट ऑफ रेडीनेस है, उसकी बेसिस पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो जनरल एडवाइस है सबके लिए वो ये है कि ये 30 डेज़ जो अपने आप को झोंक दें इसके अंदर। सर कह रहे हैं कि आप 10 घंटे दें, मैं तो कहता हूँ कि आप 14 घंटे भी पढ़ सकते हैं, 18 घंटे भी पढ़ सकते हैं, पढ़ें। एज मच एज़ पॉसिबल जितना आप टाइम दे सकते हैं दें, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करें। अपने सबसे पहली बात अपने टीचर से कंसल्ट करें। ये नहीं कि आप बस जाके आंखें बंद करके बैठ गए, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। सबसे पहले अपने मॉक का पेपर उठाएं, टीचर के पास जाएं, बोले सर ये मेरा स्टेट है, ये मेरी हालत है इस वक्त, ये मेरा पेपर है, आप मुझे फ्रैंकली बताएं 30 डेज मुझे किस साइड क्लास करनी है। मेरे ख्याल से दुनिया का कोई टीचर ऐसा नहीं होगा जो कि आपको प्लान ना दे। हर टीचर आपके साथ जो है वो मुखलिस होता है, वो आपको फ़ौरन बताएगा कि बेटा ये 30 डेज अपने इस तरह यूटिलाइज़ करो। और जैसा टीचर का है आंखें बंद करके उस पर अमल करें। इंशाल्लाह ताला मैं ये तो नहीं कह रहा कि अगर आपका C ग्रेड तो वही हो जाएगा, बट ये स्टिल ये है कि आज जो आपकी हालत है 30 दिन बाद उससे बेहतर होगी। राइट सर, आपका लास्ट मोमेंट पे कोई या लास्ट मिनट एडवाइस? जी, सबसे पहले तो ये कि अगर आपका, जैसे बच्चे कहते हैं कि सर अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह रिज़ल्ट बेहतर आएगा, तो उनसे मैं ये कहता हूँ कि फिर अगर अल्लाह पे या तो आपका यकीन इतना है तो फिर आप किसी जंगल में दरख्त पे चढ़ के बैठ जाएं और इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह पे यकीन है, इंशाल्लाह कोई ना कोई कैम्ब्रिज से आएगा, आपको A लेवल का सर्टिफिकेट ला के दे देगा, मनोसलवा उतर आएगा। लेकिन अगर इतना कामिल यकीन नहीं है आपका अल्लाह पर और आप थोड़ा सा मेहनत पे ही बिलीव करते हैं, तो बेटा बस सिर्फ मेहनत करें। और देखिए, हर बच्चे की ना अपनी कैपेसिटी होती है। जैसे कि सर ने, मैंने कहा 8 to 10 आवर्स, सर ने कहा 14 आवर्स 15 आवर्स, हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी है। मैं बच्चे से कहता हूँ कि देखो बेटा, अपने मैक्सिमम पर जाकर अपने अंदर से एक सवाल पूछो कि मैं कितना कर सकता हूँ। अपना मैक्सिमम इनपुट दो, जो दे सकते हो, चाहे वो 10 घंटे हो, 12 घंटे हो, 15 घंटे हो। उसके बाद नतीजा अल्लाह पे छोड़ दो। लाइट कम से कम इतना तो है ना कि आपने अपनी मेहनत की, इंटरनली आप सेटिस्फाई कि जी जितना आप कर सकते थे वो आपने कर लिया। तो मेरा ख्याल है इसको अडॉप्ट करेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो होपफुली बहुत बेहतर इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। आई थिंक कि जो हमारे इस वक्त A लेवल के स्टूडेंट साइंस के हैं, वो आर अपेयरिंग फॉर देयर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पेपर्स एंड जनरल साइंस ऑल्सो, they would have found this podcast very useful. जैसा ऐसे दोनों टीचर्स ने फरमाया कि आपके पास अभी टाइम है, आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इन द नेक्स्ट 30-35 डेज़, ये मैटर करेगा आपके CI के ऊपर और उसके रिज़ल्ट पे। आई होप आपका आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। Until next time, I'm signing off. This is Mohammad Raza Hussain.